नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हमारे देश में कृषि एक मुख्य व्यवसाय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने कृषि बंधुओं की प्रगति के लिए कृषि से जुड़ी कई लाभकारी जानकारियां लेकर आते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपा। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास खबरें खेती में। जाने कब जमाना मिथिला का है मखाना। बरसात के मौसम में दुग्धधारू पशुओं का रखे खास ख्याल। P9 प्रभेद से करे अरहर की खेती, उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होगा। बिहार के कृषक समाज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग दे दिया है। इसके साथ ही मिथिला मखाना को अब एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। GI टैग को सरल भाषा में समझे तो यह टैग एक प्रकार का लेबल है जिसमें किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। किसी भी क्षेत्र विशेष का जो उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान होने लगती है। उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। देश में 80% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है और सर्वाधिक मिथिला में, इसलिए मिथिला मखाना के नाम से मखाना को GI टैग मिला है। यह सफलता बिहार में कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन से ही संभव हो पाई है। उद्यान निदेशालय द्वारा मखाना के विकास के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत पूर्व में सुनिश्चित मिथिलांचल के 9 जिलों के अलावा अब सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण को भी मखाना विकास योजना में शामिल कर लिया गया है। मखाना को GI टैग मिलने के बाद अब उत्पादक किसानों को मखाना की बिक्री से काफ़ी लाभ मिलेगा और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति सुनिश्चित होगी। पशुपालक किसान भाइयों, पशुधन आपकी आर्थिक रीढ़ होते हैं, इसलिए बरसात के मौसम में उनका प्रबंधन सही तरीके से करें। इस मौसम में दुग्धधारू पशु सर्दी, खांसी, अढ़ैया बुखार, निमोनिया जैसी बीमारियों के गिरफ्त में आसानी से आ जाते हैं। इसके बचाव अति आवश्यक होता है। सबसे पहले गौशाला में या आसपास पानी जमा ना होने दें। बारिश के जमा पानी में कई तरह के जीवाणु पनप कर पशु को बीमार कर सकते हैं। इसके साथ ही पशुओं एवं उनके आहार को सूखा रखें, गीला बिल्कुल ना होने दें। इन दिनों पशुओं में अत्यंत ही बीमारियां देखने को मिल रही है। खासकर जो हमारे दुधारू पशु हैं वो सर्दी, खांसी और अढ़ैया बुखार और निमोनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण है कि इनका बचाव किया जाना आवश्यक है। बचाव के लिए आपको देखना होगा कि अगर पशु के जो गौशाला हैं या पशु जहाँ पे रखते हैं, अगर वहाँ पे जगह टूटा फूटा हुआ है या ऊपर से जो है टाली अगर टूटी हुई है और बारिश की बूंदें डायरेक्ट अगर अंदर प्रवेश कर रही है तो उसे बंद कर देना होगा, ढक देना होगा या प्लास्टिक का कवर से उसे बंद कर देना होगा। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात पटना जिले के बैंकटपुर गांव के सफल किसान नंद किशोर पासवान से, जिन्होंने 8 कट्ठे में खीरा की खेती की है। खीरा की खेती करने के पीछे इनका नजरिया यही रहा कि खीरा सालों भर बिकता है। इसकी खेती में लागत अपेक्षाकृत कम है और सीजन में भाव भी काफी अच्छा मिल जाता है। लागत के लगभग 3 गुना मुनाफा इन्हें मिल चुका है और अब खीरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मत्स्य पालक किसान भाइयों, मछली की मांग समय के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में बेहतर तकनीक से अगर मछली की खेती की जाए तो उत्पादन भी ज्यादा होता है और उत्पादन लागत भी काफी कमी आती है। तालाब को अगर खेत समझा जाए और मछली को फसल समझा जाए तो चीरा है फसल का बीज। बीज जितना बढ़िया
फसल की पैदावार भी अच्छी। इसी तरह मछली का जीरा जितना बेहतर होगा, मछलियों में वृद्धि भी उतनी ही अच्छी होगी। इसके लिए जीरा निर्माण स्वयं करना चाहिए। मछली प्रजनन का यही समय होता है। अभी जीरा सस्ती दर पर उपलब्ध भी है। मछली पालन के जल क्षेत्र के 10% क्षेत्र में नर्सरी तालाब बनाकर अगर जीरा उत्पादन किया जाए तो जीरा के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। स्वयं जीरा उत्पादन करने में मछली की प्रजातियों की जानकारी आपको रहेगी और वैज्ञानिक विधि से आप मछली उत्पादन कर सकेंगे। जैसे तालाब में अगर कतला, रोहू और मृगल को 40-30-30 के अनुपात में डाला जाए तो तीनों प्रजातियों की मछली की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। स्वयं जीरा उत्पादन करने और वैज्ञानिक तकनीक से मछलियों के आहार की व्यवस्था करने से उत्पादन लागत भी कम हो जाएगी। किसान भाइयों, दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अरहर की दाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र एवं राज्य सरकार दलहनी फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। अभी सितंबर के महीने में अगर आप अरहर लगाना चाहते हैं तो बिहार की जलवायु, मिट्टी, सिंचाई आदि के लिहाज से अरहर का P9 प्रभेद सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप बीज उपचारित कर वैज्ञानिक उर्वरक प्रबंधन से अरहर की खेती करते हैं तो आपको इसका उत्पादन भी काफी बेहतर प्राप्त होगा। इस समय जो आप सितंबर में अरहर लगाना चाहते हैं, इसके लिए बिहार के केस में जो सबसे सूटेबल वैरायटी है वो P9 है। यह देखा गया है, इसका यील्ड बहुत अच्छा होता है। और ये लगाने से पहले किसान बंधु को क्या करना चाहिए कि किसान बंधु इसमें सीड ट्रीटमेंट भूल जाते हैं। इसको अच्छी तरह से पहले आप उपचारित कर लें और उपचारित करने के लिए आपको बेवेस्टिन, थीरम या कार्बनडाजिम से आप इसको 1 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से इसको उपचारित करने के बाद ही लगाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज चावल गेहूं के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। सोनम चावल 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, मसूरी चावल 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, अरबा चावल 3,000 से 3,600 रुपये प्रति क्विंटल और अरबा बासमती 12,000 से 14,000 रुपये प्रति क्विंटल। और किसान भाइयों, चलते चलते आप देखिए मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों को छोड़कर मौसम साफ रहेगा एवं दिन में धूप खिलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। अभी आपने देखा कृषि समाचार। वक्त हो गया है एक छोटे से विराम का। बने रहे हमारे साथ, हम जल्द होते हैं हाजिर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, धान की खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन बरसात के मौसम में धान की फसल में हानिकारक कीटों का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में इसकी रोकथाम कैसे की जाए और फसल को होने वाले हानि से कैसे बचाया जाए, आइए इस पर बात करते हैं और जानते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और इसी संदर्भ में आज हम कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में आए हुए हैं और आज का जो हमारा विषय है वह है धान की फसल में कीट प्रबंधन के बारे में। और हमारे साथ मौजूद हैं
प्रेम प्रकाश गौतम, जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में, और हम अपने विशेषज्ञ का अपने कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला जो सवाल है वह है धान की फसल में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो धान की फसल को किस तरह से प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को सर आप जानकारी दीजिए। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में लगाने वाले धान जो है वो प्रमुख फसल है हमारे बिहार के लिए, और हम जानते हैं कि इसमें कई सारे बीमारी लगते हैं जो हमारे फसल उत्पादन पे काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में इसके सबसे प्रमुख रोग जो है वो ब्लास्ट डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। ब्लास्ट रोग, ब्लास्ट के नाम से ही पता चलता है कि यह पत्तियों पे इसका लक्षण दिखाई पड़ता है, और यह सेंटर में यानी कि बीचों बीच इसके धब्बे में सफ़ेद या ग्रे कलर का रंग दिखाई पड़ता है, और उसके किनारे में भूरे रंग का लाइनिंग दिखाई पड़ती है, और यह धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, जिसके कारण पूरे पत्तियां धीरे धीरे झुलस सी जाती है। इससे पूरे पत्तियां झुलस करके ये इसका पौधा नष्ट हो जाता है। यह फफूंद जनित रोग है। इसके लिए हमें फफूंद का स्प्रे करना पड़ता है, जिसमें हम कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर छिड़काव करें, या ट्राइसाइक्लोजोल नामक दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरा प्रमुख रोग है इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो जीवाणु जनित रोग होता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का प्रमुख लक्षण है कि यह धान के पत्तियों के दोनों किनारे से धीरे धीरे सूखना शुरू करता है और आपस में मिलकर, और ये धीरे धीरे टिप तक चला जाता है, और ये पूरे पत्तियों को सुखा देता है, और यह पत्तियों के साथ साथ तना भी इसका सूख जाता है। इसके रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन नामक जीवाणुनाशी का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। इसके साथ कॉपर फंजीसाइड यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से मिला करके प्रयोग करें, इससे वांछित परिणाम मिलेगा। तीसरा प्रमुख रोग है शीथ ब्लाइट, जो धान के फसलों में पानी की सतह से जो तना होते हैं, तना पे सांप के केचुल जैसे संरचना बनी हुई एक बड़ा सा धब्बा सा दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे यह ऊपर बढ़ते चला जाता है और पत्तियों पे और पूरे तना को यह अपने चपेट में ले लेता है। इस बीमारी से बचाव करने के लिए या रोकथाम करने के लिए हम प्रोपिकोनाजोल नामक दवा का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करें, या हेक्साकोनाजोल नामक दवा का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करें। सर, अभी धान की जो फसल है वो शुरुआती दौर में है, और ऐसे में जो मुख्य रूप से कीट व्याधि हैं वो फसल को किस तरह से प्रभावित करते हैं, पैदावार हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा हो, कीट का जो प्रभाव हो कम से कम मात्रा में हो, इसके बारे में क्या उपाय है और क्या बचाव है, इसके बारे में सर हमारे किसान भाई जानकारी आपके द्वारा प्राप्त करना चाहेंगे, इसके बारे में आप बताएं। धान के फसल एवं इसके उत्पादन को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कीट हैं जो इसके उत्पादन को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। पहला है इसमें तना छेदक नामक कीट। इस कीट के जो लार्वा होते हैं यह पौधे के तने में घुस करके इसके मुलायम भागों को खाते रहते हैं और धीरे धीरे इसमें सुरंग बना देते हैं, जिसका असर हमें इसके बालियों पर भी दिखाई पड़ता है। हम अगर खेतों को दूर से देखें तो जिस पौधे का बालियां अगर सूखी हुई दिखाई पड़े, उसे अगर हम हाथ में पकड़ते हैं तो उसमें वो आसानी से हाथ में बाहर आ जाता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 1 किलोग्राम प्रति लीटर पानी के दर से मिलाकर छिड़काव करें, या कार्बोफ्यूरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका व्यवहार करें। दूसरा प्रमुख कीट है लीफ फोल्डर, जिसे पत्ती लपेटक के नाम से जाना जाता है। इस कीड़े का जो लार्वा होता है वो पत्तियों के दोनों किनारे को आपस में मिलाकर और अपने रेशमी धागा ये सिक्रीट करता है, जिससे उसे सील देते हैं, और उसी के अंदर बैठकर वो धीरे धीरे उसके हरितमा को खाते रहते हैं, और जिसके कारण पौधे का बढ़वार जो है रुक जाता है, और यह बहुत ही करीब 25 से 30% हमारे उपज को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट के प्रबंधन के लिए हम कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का 50% SP का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। तीसरा प्रमुख कीट है ब्राउन प्लांट हॉपर के नाम से जाना जाता है, जो यह चूसक
चूसक कीट है जो पानी की सतह से ऊपर तने में बैठ कर के झुंड में पत्तियों से निरंतर रस चूसते रहते हैं। इसका असर हम पत्तियों पे दिखाई पड़ता है, पत्तियां पीले पड़ जाती है और सूखने लगती हैं। इस कीट के प्रबंधन के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड या इमिडाक्लोप्रिड का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है हमारे किसान भाइयों को। और इसी संदर्भ से जुड़ा एक जो महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि जिन रसायनों का आपने जिक्र किया, तो हमारे किसान भाई कितने दिनों की अंतराल पर उन रसायनों का छिड़काव करें ताकि कीट व्याधि का जो प्रकोप है वो नहीं के बराबर हो और पैदावार ज़्यादा मात्रा में हमारे किसान भाइयों को प्राप्त हो। किसान भाई, जो भी हम कीटनाशक का व्यवहार करते हैं अपने फसलों पे, उसका हम देखें जब हमारे पौधे पे इसका प्रकोप दिखने लगे तभी इसका छिड़काव करें। और कोई भी दवा हम प्रयोग करते हैं तो एक दवा के बाद दूसरी दवा का प्रयोग कम से कम 1 सप्ताह के बाद करें। और कोशिश करें कि खेत के आसपास या एवं खेतों में खरपतवार कम से कम हो और खरपतवार मुक्त रखें अपने खेतों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अभी आपने बरसात में धान की फसल के रखरखाव के बारे में जाना। आइए अब रुख करते हैं अपने अगले कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कीटोसिस बीमारी ज़्यादा दुधारू पशुओं में पाए जाने वाला एक प्रमुख रोग है। पशुओं को अगर सही मात्रा में सही गुणवत्ता वाला चारा ना दिया जाए तो यह बीमारी होने की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है। आइए इस पर बात करते हैं अपने पशु चिकित्सक डॉक्टर अजीत कुमार से और जानते हैं इस रोग के कारण और इलाज के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप लगातार हमारे यहाँ ईमेल कर जानकारी मांग रहे थे कि मवेशियों में जो कीटोसिस बीमारी होती है उसका निदान क्या है, उसका उपचार क्या है। निश्चित तौर पर कीटोसिस बीमारियाँ जो है बहुत ही खतरनाक है, खासकर मवेशियों के लिए। और इसके निदान और उपचार के लिए और पशुओं के बचाव के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार वेटनरी कॉलेज से विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार। आप सहायक प्राध्यापक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब धन्यवाद। डॉक्टर अजीत, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कीटोसिस बीमारी क्या है, कैसे होता है मवेशियों में। कीटोसिस एक बीमारी है जो कि ज़्यादातर दुधारू पशु में होता है और ये गाय में बच्चे देने के बाद होता है, कुछ हफ्ते के अंदर में होता है ज़्यादातर। और इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज की है उसकी कमी हो जाती है जानवर के अंदर में, क्योंकि जो पशु होते हैं ज़्यादा जो मिल्क उत्पादन करते हैं उसमें दूध में जो है कि बहुत मात्रा में प्रचुर मात्रा में लैक्टोज होता है जो कि ग्लूकोज से बनता है। और एक बैग जो है कि जब दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में गाय के उत्पादन करती है तो उससे ग्लूकोज की कमी हो जाती है और जिसके कारण कीटोसिस होता है। इस दौरान जो है कि आप ग्लूकोज की कमी उसके ब्लड में आती है, साथ ही साथ जो है कि जो कीटोन बॉडी है वो उसके दूध तथा पेशाब के थ्रू द्वारा निर्वासित होता है। इसका हमारे जो पशुपालक बंधु हैं और मवेशी पर क्या प्रभाव पड़ता है कीटोसिस बीमारी का? इसका जो मेन प्रभाव है वो है कि आपको जो है मेनली दूध का जो उत्पादन है वो आपका एक बैग जो है कि बहुत ही कम जाता है। जैसे कि 20 लीटर दूध दे रही है गाय, एक बैग जो है कि वो 2 लीटर 5 लीटर तक आ जाती है। तो वो बताता है कि उसको कीटोसिस बीमारी ज़्यादातर जब भी आने के बाद ऐसा होता है तो बताता है कि वो बीमारी जो है कि कीटोसिस है। अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसको उपचार नहीं करते हैं तो बीमारी जो है कि और ज़्यादा जो है कि सीवियर हो सकती है और उसका एक कहते हैं नर्वाइन फॉर्म कहते हैं, यानी कि तंत्रिका फॉर्म कहते हैं। उस फॉर्म में जो है कि जानवर जो है कि वो मतलब इधर उधर घूमने लगता है, जैसे अंधे की तरह बिहेव करने लगता है वो। और उसके बाद कुछ दिन तक आप अगर उसको और ट्रीटमेंट नहीं करते तो जानवर का जो है कि डेथ हो सकता है। तो डॉक्टर अजीत, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप कीटोसिस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव नहीं करते, उपचार सही समय पर नहीं करते हैं, जब जो है पशु जो है अपना बच्चा भी आती है उसके बाद ये खतरा बरकरार रहता है कीटोसिस का, तो यानी इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पशुधन का नुकसान होता है। तो हमारे मवेशियों को क्या करना चाहिए?
देखिए, इसके लिए जो है कि आपको मवेशियों को जैसे ज़्यादातर जो है कि आप जस्ट आपका जो प्रेगनेंसी हो लास्ट मंथ, मतलब जो गाय की जो है कि प्रेगनेंसी अंतिम 3 महीने हो, उस दौरान जो है कि आपको अच्छा खाना देना चाहिए उस दौरान, और ज़्यादा वसा युक्त चीज़ें नहीं देनी चाहिए ज़्यादातर, और हरा चारा देना चाहिए ज़्यादातर। जो नॉर्मल केसेज में होता क्या है कि गांव में जो है कि भूसा ही देते हैं और उसके साथ साथ दाना नहीं देते हैं। दाना देना चाहिए, और जो है कि प्रेग्नेंट एनिमल जो हो उसमें ज़्यादा दाने की एक लेवल होता है कि ज़्यादा देना चाहिए, थोड़ा नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। साथ ही साथ ये भी है कि गर्मी के दिनों में हरा चारा मिलता नहीं है, तो गर्मी में ये ज़्यादा दिखता है, तो गर्मी के समय स्पेशल जो कि उसको रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ ये भी है कि आप जो है कि कुछ सप्लीमेंट आते हैं जो कि उस दौरान दिए जाते हैं ज़्यादातर पशुओं को। हाँ, जो बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं तो क्या पशुओं को सप्लीमेंट के अलावा किसी तरीके का टीकाकरण भी है जिसकी वजह से कीटोसिस बीमारी से पशुओं की रक्षा हो सके? कीटोसिस एक जो है ना, कोई आपका इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है, इन्फेक्शन का नहीं है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब कि आप समझिए कि जो उपचय हैं उसके मेटाबॉलिज्म है उसके कारण ही होती है मेनली। जैसे डायबिटीज़ जो है कि हम लोग को ह्यूमन में होता है, उसी तरह से ये आपको जानवरों में आपको कीटोसिस दिखती है। तो ये आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें ये सब वैक्सीन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ रख रखाव को कर लीजिए या मैनेजमेंटल इशू कर लीजिए, ठीक से। हाँ, प्रबंधन आप कर लीजिए, जिसके कारण जो है कि ज़्यादातर होता है। अच्छा, होने का तो हम लोगों ने बहुत बात कर लिया, लेकिन अब ऐसे मान लीजिए कि आपकी जो पशु है, आप कैसे समझ पाएंगे कि आपका पशु बीमार है या कीटोसिस बीमारी है? क्या लक्षण होंगे कि हमारे मवेशी बंधु आराम से समझ सके? देखिए, सर्वप्रथम आपको क्या होगा कि पहला लक्षण है कि आपको गाय भी आई है, सबसे पहले ही कि कुछ दिन पहले भी आई है, पहला लक्षण है। और जो उसका दूध उत्पादन है वो एक बैग बहुत कम गया है, तो ये आपको पहला लक्षण बताता है। लेकिन ये चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं आपको। एक और बीमारी है, मिल्क फीवर है, उससे अलग करने के लिए होती है। कभी कभी दोनों साथ होती हैं, कीटोसिस और मिल्क फीवर एक साथ हो जाता है। मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है और ये कीटोसिस ग्लूकोज की कमी से होता है। तो उसको जो है कि अलग करने के लिए जो है कि क्या होता है कि आप इसको एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में क्या है कि आपको कीटोन बॉडी जो है कि हम लोग देखते हैं यूरिन में, क्योंकि क्या होता है कीटोन बॉडी जो है कि यूरिन में साथ में दूध में दोनों जगह आता है। तो उसके लिए जो है कि एक नॉर्मल आपको एक किट आती है, ये जो टेस्टिंग किट, स्ट्रिप किट है। हाँ जी, शो करें हमारे किसान बंधुओं को, ये किस तरीके का किट है? ये आपका इसमें मल्टीपल पर्पस जो किट है ये तो, लेकिन स्पेसिफिक जो है ना आपको कीटोन बॉडी से रिलेटेड स्पेसिफिक सस्ते में आ जाती है हमारे पास जो भी है। कितना दाम होता है इसका? ये आपको 100 रुपये में आ जाएगी, लेकिन हम जो आपको दिखा रहे हैं मल्टीपर्पस है। तो ये क्या सभी जगह बाजार में उपलब्ध है? हाँ, मिल जाएगी आपको। ह्यूमन का मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि बात देखिए, जो मेटाबॉलिक चीज़ें होती है आदमी और जानवर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आपका किट है, स्ट्रिप बेस्ड किट है, जो कि यूज करते हैं हम लोग कीटोसिस को डायग्नोज करने के लिए। अच्छा, कैसे पता करेंगे हम? पता करने के लिए क्या है कि इस जो स्ट्रिप है इसको आप जो है कि यूरिन चाहे दूध में इसको डुबाएं। डुबाने के बाद जैसे ऐसे डुबा दें, डुबाने के बाद बाहर निकालें तो ये जो कलर है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। उस कलर को हम लोग जो है कि यहाँ पे दिए हुए कलर से मैच करेंगे। उससे मालूम हो जाएगा कि कीटोन बॉडी, साथ में ये भी बताएगा कि कितनी मात्रा में है, मतलब सीवियरिटी ऑफ द केस भी बताएगा आपको कितनी मात्रा में है। अगर ये आपको मालूम हो जाता है, जल्दी पता चल जाता है, तो आप जो है कि ट्रीटमेंट जल्दी कराइएगा, जिससे कि आपका जानवर बच सकता है। यानी उसके बाद तुरंत ही चिकित्सक से बिल्कुल तुरंत करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो इसमें क्या हो रहा है कि जो दूध का उत्पादन है कम गया, तो ऐसे ही किसान को उसमें लॉस हो रहा है, परेशान है, लॉस भी हो रही है डेली। क्योंकि देखिए, जो जानवर को खिलाने में जितना पैसा लगता है एक दिन में, किसान को 300-400 रुपये लगता है, उसको फ़ायदा नहीं होगा। अगर एक बीमारी के कारण ऐसा हो जाता है तो उसको लॉस हो जाएगी। तो वो भी देखते हुए ओवरऑल हो सकता है कि जानवर को भी दिक्कत है, अगर ठीक से वो दूध भी नहीं देगी तो बच्चे को भी दिक्कत है, पशु मृत्यु की ओर भी जाता है। बिल्कुल मृत्यु की ओर जाता है। तो आप जो ये डॉक्टर अजीत, आप बहुत अच्छी जानकारी हमारे कृषक बंधुओं को लगातार दे रहे हैं। कीटोसिस बीमारी की पहचान की जाए, आपने कीट के माध्यम से बताया भी। तो अब हमारे जो पशुपालक भाई बंधु हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें हम ये कहना चाहेंगे, जब आपका को जानवर ब्याई है तो उसके बाद उसका खास करके ख्याल रखें, देखिए ज़्यादातर। क्योंकि कुछ तरह के क्या होता है कि इनिशियल शुरू में ही आपको कुछ ऐसा सिम्टम दिख जाएगा, लक्षण दिख जाएंगे कि जैसे कि आपको थोड़ा सा भी दूध कमी हुई, ऐसा नहीं देखना इंतजार करना है कि वो 20 किलो से 5 किलो पे आ गया। आप थोड़ा भी चेंज दिखिए तो आप समझिए कि इस तरह के लक्षण हो सकते हैं।
तो आप उस दौरान क्या कीजिए, जनरली में कि आप सप्लीमेंट दीजिए। सप्लीमेंट मतलब कि आप जो है ना उसको गुड़ खिलाइए, क्योंकि ग्लूकोज का सोर्स देना है, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखिएगा कि लिमिट में देना होता है, ये नहीं कि आप जो है कि बहुत ज़्यादा दे दें। कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं दी जाती है। ज़्यादा अगर आप गुड़ खिलाइएगा तो दूसरा कारण हो सकता है, वो दूसरी बीमारी का खतरा हो सकता है, जो कि एसिडोसिस कहते हैं। धन्यवाद डॉक्टर अजीत जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे पशुपालक बंधुओं को बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज आपने हमारे विशेषज्ञों को काफ़ी अहम जानकारियाँ देते हुए सुना। हम आशा करते हैं कि ये जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रही होंगी। अब जाने का समय हो गया है। कल होगी फिर आपसे मुलाकात कृषि संबंधी कुछ नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।